जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विधर्म में आपका स्वागत करता हूं। और अपने बिहार पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों स्पेशल क्लास दोस्तों हम लोग जिसमें क्या कर रहे हैं, PYQ सीरीज कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें अभी तक हम लोग पॉलिटी का पार्ट 1 कर चुके हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि हम लोग का मेडिवल हिस्ट्री हो चुका है, आपका एंसेंट हो चुका है और वर्ल्ड हिस्ट्री दोस्तों हो चुका है। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तभी हम लोग पॉलिटी का पार्ट 2 पार्ट 1 दोस्तों हो चुका है, जिसमें हम लोग 150 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन दोस्तों, 150 क्वेश्चन दोस्तों कराएं। तो वहाँ पर अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर के देख लीजिएगा। और हम लोग जीएस का निचोड़, जिसमें टॉपिक वाइज दोस्तों क्या कर रहे हैं, सभी फैक्ट को दोस्तों सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज दोस्तों बात कर रहे हैं। तो वहाँ भी जाकर देखिएगा, उसका भी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों बन चुका है और वहाँ भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, तो वो आपको फ़ायदा करेगा। एक महीने का जो आपके पास समय है दोस्तों, इसका बहुत अच्छे से तरीके से क्या कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, ताकि दोस्तों क्या हो, आपका रिजल्ट किसी भी तरीके से दोस्तों आ जाए। एक महीना है, थोड़ा सा दिखा दीजिए अपना दम और ले आइए अपने हाथ में अपना जो आपका भविष्य दोस्तों, उसको अपने हाथ में कर लीजिए। अब चलिए, तो हम कल 150 तक कर चुके थे, आज हम लोग 151 से शुरू करेंगे। तो 151 का दोस्तों पहला है आपका, इसमें पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों क्या अब्सेंट है, तो उस स्थिति में जो पदाधिकारी होंगे, कौन से पदाधिकारी होंगे जो राष्ट्रपति का के रूप में कार्य करेंगे। मान लीजिए कि राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी क्या है दोस्तों, दोनों अब्सेंट है किसी कारणवश। तो उस स्थिति में जो राष्ट्रपति का काम हुआ कौन करेंगे, तो दोस्तों उस स्थिति में जो राष्ट्रपति का काम करेंगे, जो हमारे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो करेंगे दोस्तों। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के CJI होते हैं वो काम करते हैं। क्या सर कभी ऐसा मौका हुआ है जब ऐसी स्थिति बनी है? तो बिल्कुल हाँ, हुआ है। 1969 में क्या होता है दोस्तों, जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो जाती है। तो इनके कार्यवाहक रूप में दोस्तों जो उपराष्ट्रपति रहते हैं आपके बीवी गिरी, क्या करते हैं दोस्तों, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों ये संभालते हैं। लेकिन वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, अपना पद से देते हैं त्याग पत्र। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाता है और उपराष्ट्रपति का भी दोस्तों पद खाली हो जाता है। तो क्या करते हैं उस स्थिति में दोस्तों, हमारे भारत के जो उस समय तत्कालिक जो CJI थे वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह दोस्तों। उन्होंने क्या किया था, राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला दोस्तों। तो उनका नाम याद रखना है आपको, देखिए यहाँ दिया भी होगा, तो इसको डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिएगा। तो लेकिन आप याद रखिएगा कौन करता है, तो CJI दोस्तों करते हैं। अब बात करते हैं कि किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को उसके पद से हटा सकता है। मतलब इसमें से कौन सा एक ऐसा विभाग है या ऐसा पद है जिसको छोड़कर के राष्ट्रपति सभी को हटा सकता है। तो आपके दिमाग में हम ये बात डालना चाहते हैं कि राष्ट्रपति जिसकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति तो बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति करता है, लेकिन जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करते हैं, पद धारण करते हैं। मतलब राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसको बनाना है कि उसको हटाना है। तो दोस्तों उसको क्या करता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। लेकिन जो राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर नहीं करता, जैसे आपका क्या है यहाँ पर मंत्री परिषद को जो भी मंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति करता है दोस्तों, या तो प्रधानमंत्री हो या जो भी इनके मंत्री के सदस्य हो, सबकी नियुक्ति करता है। लेकिन राष्ट्रपति इसको हटा नहीं सकता। कौन हटा सकता है, तो संसद में दोस्तों क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव आता है इनके खिलाफ। अगर इनके पास बहुमत नहीं है तो दोस्तों क्या होगा, संसद से जो लोकसभा में आपका अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो वहाँ से पारित होने के बाद अगर बहुमत साबित नहीं कर पाती है सरकार, तो उनको अपनी सरकार दोस्तों क्या होता है, अपने हाथ से खो देना पड़ता है सत्ता। तो याद रखिएगा, अपने दिमाग में ये भी डाल लीजिएगा। आगे आते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव में किसका विधान नहीं है। तो किसका विधान नहीं है, तो सभी मतों का सामान्य मूल्य, गुप्त मतदान, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो दोस्तों यहाँ पर सभी मतों का सामान्य मूल्य दोस्तों ऐसा हमारे संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों नहीं है। सभी मतों का सामान्य मूल्य कहाँ देखने के लिए मिलता है आपको, विधानसभा लोकसभा में दोस्तों, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा होता नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। बाकी गुप्त मतदान होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और अनुपातिक विधि से दोस्तों क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों। थोड़ा सा हम तेज बोल रहे हैं, थोड़ा सा इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बात कर चुके हैं, ये हम लोग समझ चुके हैं दोस्तों। अब आते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल तो सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। कितने का होता है, 5 वर्षों का होता है। ये भी आपको याद रखना, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 56 में किया गया है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति पर। हमारा राष्ट्रपति का कुछ पिछले पार्ट में किए थे, आज कुछ क्वेश्चन कर लिए। आज हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। तो इनका भी क्या होता है दोस्तों, सामान्यतः 5 वर्ष होता है। लेकिन अगर मान लीजिए 5 वर्ष से पहले क्या करते हैं, वो अपना देना पड़ चाहते हैं त्याग पत्र। तो त्याग पत्र किनको देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। बाकी पद बोलिए कहाँ से लिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से दोस्तों राष्ट्रपति का पद लिया गया है। वहीं बात करते हैं कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति के चुने जाने की अर्हता से संबंधित नहीं है। मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए आपके अंदर कौन सी योग्यता नहीं होनी चाहिए, मतलब कि उसका संबंध नहीं है। वह भारत के नागरिक को बिल्कुल होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो बिल्कुल होना चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की
अर्हित हो, मतलब दोस्तों यहाँ पर यही आपका गलती है, लोकसभा का नहीं हो बल्कि क्या हो, राज्यसभा को। कैसे याद रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं, मतलब उनका कार्यभार कहाँ चलता है दोस्तों, तो राज्यसभा में होता है। तो लोकसभा को दोस्तों यहाँ पर तुरंत याद रखिए उनका कोई नाता नहीं होता है, ये भी ध्यान आपको रखने वाली बात है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बाकी कोई लाभ के पद पर दोस्तों नहीं होना चाहिए आपको, तो ये भी ध्यान आपको देना है। बाकी आगे चलते हैं हम लोग, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो बता दिए थे कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दोस्तों यही अंतर है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी जितने भी सदस्य होंगे वो निर्वाचित होंगे। दूसरी बात कि इसमें विधानसभा के भी सदस्य भाग लेते हैं, इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में, और वो भी निर्वाचित है। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के सदस्य, संसद के सभी सदस्य जो मनोनीत हो या जो निर्वाचित हो, सभी सदस्य क्या करते हैं, उसमें भाग लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, बाकी इसका उल्लेख किया गया है चुनाव में आपका 66 में। अब बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो ये हम बात कर चुके हैं कि दोनों सदन के, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य क्या करते हैं दोस्तों, भाग लेते हैं। इसमें सदन के दोनों सदस्य निर्वाचित हो या मनोनीत हो दोस्तों। मनोनीत मतलब कि जो राष्ट्रपति करते हैं 12 सदस्यों को मनोनीत, उसकी बात हो रही है। अब बात करते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो आपको पता होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी क्या थे, हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और प्रथम सभापति भी थे दोस्तों। इनका ध्यान रखिएगा, इनको दार्शनिक राष्ट्रपति भी कहते हैं, बहुत सारे नामों से इनको कहा जाता है, तो याद रखिएगा। इन्हीं को याद करने के लिए हम हर साल क्या करते हैं, 5 सितंबर को क्या करते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी ध्यान आपको देना है। आगे आते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले सदस्य होते हैं तो संसद के होते हैं। सभी क्या होते हैं, तो संसद के होते हैं दोस्तों, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो कहाँ से होते हैं, देखिए बार बार सवाल यही, मतलब इनके पास जो सवाल ज़्यादा कुछ पूछने के लिए नहीं है, इसलिए जितने भी क्वेश्चन आप वो करा रहे हैं उतना आप ईमानदारी से कर लीजिएगा। और जो हम आपको जीएस का निचोड़ करवा रहे हैं उसको क्लास कर लीजिएगा दोस्तों। तो 1 महीना में दोस्तों आप पारंगत हो जाएगा, मतलब कि बिहार पुलिस का एग्जाम निकालने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा स्कोर नहीं करना आपको, तो हम तो मान के चल रहे हैं कि आप क्या करना है, 60 प्लस स्कोर आप हमेशा करके चलिए। मतलब अपने सेट बना रहे हैं तो उसमें कोशिश कीजिए कि 60 प्लस ले आएंगे, वहाँ दोस्तों अपने आप दोस्तों क्या होगा, आपका स्कोर दोस्तों बढ़ जाएगा। क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से क्वेश्चन आप सेट में देखते हैं तो उस तरफ थोड़ा सा दोस्तों आपको क्या लगता है वहाँ पर ईजी लगेगा दोस्तों, क्योंकि आप सेट प्रैक्टिस करके गए हैं। अब बात करते हैं संसद। हम लोग बात करेंगे भारत और विश्व के दोनों के संसद के बारे में। तो संसद मतलब जहाँ पर कानून बनाता है। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, 79। याद है आपको बताया था सरला 79, 80 और 81। स से सरला संसद, र से राज्यसभा 80 और ल से लोकसभा 81। तो संसद है पहला क्या है क्वेश्चन, तो रूस में ड्यूमा क्या है। तो रूस में ड्यूमा दोस्तों ये संसद का नाम है। क्या है, रूस की संसद का नाम क्या है दोस्तों, तो ड्यूमा है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं केंद्र सूची के विषयों पर के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्ति को कौन विस्तृत कर सकता है। तो कोई भी दोस्तों हमारे विधि विधान करने के लिए कानून बनाने का जो प्रावधान दिया, किसको दिया गया दोस्तों, तो संसद को। किसको दिया गया है, तो संसद को। तो यहाँ कौन कर सकता है दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाना है, शक्ति को घटाना है दोस्तों, तो ये संसद दोस्तों कर सकता है। हमको क्या करना है, जो जज हैं उनकी संख्या को बढ़ाना है, घटाना है, तो ये सब संसद को अधिकार दिया गया है। बाकी बोला है कि भारत में पार्लियामेंट का गठन, जो पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था, पार्लियामेंट संसद का जो उद्घाटन हुआ था तो दोस्तों किस वर्ष हुआ था। पार्लियामेंट का उद्घाटन, जो हमारा संसद है दोस्तों, जो हमारा संसद है उसका उद्घाटन दोस्तों हमारा 1927 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1927 में। जो एडविन लुटियंस है, इसका नाम एडविन लुटियंस ने क्या किया था दोस्तों, ये वास्तुकार थे हमारे भारतीय संसद का, एडविन लुटियंस और आपके हर्बर्ट बेकर दोस्तों। ये ध्यान देने वाली बात है आपको, जो नई दिल्ली में संसद भवन का जो निर्माण हुआ है दोस्तों। ये फिनलैंड की संसद का नाम क्या है, तो फिनलैंड की संसद का नाम तो संसद ही है। क्या बोलते हैं हम लोग, पार्लियामेंट ही बोलते हैं। फिनलैंड की जो पार्लियामेंट है उसको हम लोग पार्लियामेंट ही बोलते हैं। अपना भारत है तो भारत की संसद को हम लोग पार्लियामेंट ही दोस्तों बोलते हैं। कुछ यहाँ पर देश हैं उनके संसद का नाम दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं। अफगानिस्तान की संसद का नाम सोडा। फिनलैंड की संसद का नाम दोस्तों यहाँ पर दिया है, संसद ही बोलते हैं। जो फिनलैंड का जो अपना राष्ट्रीय भाषा है वहाँ का, तो वहाँ पर बोलता है दोस्तों एडुस कुस्ता, मतलब वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा बोलिए या वहाँ की जो राष्ट्रीय भाषा है उनके, जैसे हम लोग के यहाँ है अलग अलग भाषाएं हैं, तो उस तरह से। मालदीव में दोस्तों क्या बोलते हैं, मजलिस। मालदीव, जैसे म से मालदीव और म से मजलिस दोस्तों। जापान में डाइट हो गया, इजराइल में नेसेट हो गया, क्रोएशिया में साबोर और बांग्लादेश में दोस्तों क्या हो, जातीय संसद होगा। तो इस थोड़ा सा याद रखिएगा इसको भी। आगे है कि इजराइल की संसद का नाम क्या है, तो इजराइल की संसद का नाम दोस्तों नेसेट। क्या है, इस नेसेट। बाकी आप डाइट देख लिए जापान का, और मजलिस कहाँ है दोस्तों, आपका मजलिस हो गया आपका मालदीव का। और नेशनल पंचायत बोलेगा, राष्ट्रीय पंचायत, तो ये नेपाल का है। कहाँ का है, नेपाल का। जातीय संसद है बांग्लादेश का। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में सारी बातें दी गई है, उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। कुछ विशेष बातें रहेगी तो उसको हम बता देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। बाकी तो हम आपका जीएस निचोड़ में करा चुके हैं, तो यहाँ बताना
समय का दोस्तों व्यर्थ करना होगा, क्योंकि आपका सिलेबस हमको समय रहते हुए कंप्लीट करना है। भारत के विधि निर्माती सर्वोच्च निकाय है। भारत में जो विधि निर्माण मतलब कि कानून बनाने का जो सबसे बड़ी संस्था कौन है? तो संसद है। कौन है? संसद है। बाकी जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों कानून जो बनता है संसद उसका दोस्तों क्या करता है? निरीक्षण करता है, मतलब कि क्या है वो संविधान के अनुकूल है कि नहीं है, ये काम करने का दोस्तों काम करता है आपका सुप्रीम कोर्ट। आगे पूछ रहा है कि भारतीय संसद प्रणाली में शून्य काल का आशय है। ये दोस्तों शून्य काल होता है हमारे संसदीय में। ये शून्य काल का जो देन है दोस्तों हमारी भारतीय संसद का ही देन है। ये कब से शुरू माना जाता है? तो 1962 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है। अगर बोले कहाँ से शुरू हुआ है तो हमारी भारतीय संसद के दोस्तों क्या है, ये विश्व स्तर पर दिया गया है। तो ये क्या होता है? वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। तो ये बिल्कुल सही है। प्रश्नकाल के समाप्त होने के बाद दोस्तों क्या होता है? आपका शून्यकाल शुरू होता है। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। और सारा क्वेश्चन कहाँ गया थोड़ा देख लेते हैं। अरे यार कहाँ गया भाई? आ गया। क्या बात करते हैं? हाँ शून्यकाल की बात कर रहे थे। अच्छा थोड़ा सा डाउनलोड होने में दिक्कत हो रहा है, रुकिए। हाँ आ गया। हाँ यहाँ पर ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन और दिया है, वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। फिर दिया है आपका कि प्रश्नकाल और कार्यसूची के अगली पद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। हाँ ये बिल्कुल मतलब इससे ज़्यादा क्या है, प्रश्नकाल के बाद के ही होता है। प्रश्नकाल के बाद ही आपका शून्यकाल दोस्तों शुरू होता है। शून्यकाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 12 बजे के बीच में दोस्तों समय होता है। और जब 12 बजता देखते हैं कि समय क्या होता है, 00 दोस्तों हो जाता है, इसलिए इसको हम शून्यकाल के नाम से जानते हैं। तो जब सदस्य के अध्यक्ष की अनुमति के बिना क्या होते हैं, जो सार्वजनिक महत्व के प्रश्न है, जो मतलब कि देश हित के प्रश्न है दोस्तों, तो उनके बिना अनुमति क्या होते हैं, संसद में ये प्रश्न उठाए जाते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं हम लोग? शून्यकाल के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यही बातें यहाँ पर दी गई है, तो हम सब पे बात पर हम लोग चर्चा कर लिए हैं। तो संसद की देन है। आगे बात करते हैं कि संसद की जनपूर्ति निश्चित है। तो संसद में बैठक के लिए कितने सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है? तो सदन सदस्यता का 10वां भाग मतलब कि 1/10 अगर उपस्थित है, 10वां भाग मतलब 1/10, या अगर 10% भी दिया रहेगा तो भी आपका आंसर सही है। 10% मतलब क्या होता है? 1/10 नहीं होता, क्योंकि आप प्रतिशत को इसको बदलिएगा भिन्न में, तो क्या होता है 10% को हम लिखेंगे 1/100 लिखेंगे। 10 बटा क्या लिखेंगे? 100। तो 1 से 10 0 से 0 कट के कितना बच गया? 1/10, इसलिए बोलते हैं 10वां भाग। तो क्या हो जाएगा आपका? 1/10वां भाग। किसी भी संसद का हो, विधानसभा का, लोकसभा का, किसी का पूछ दे तो 1/10वां भाग उपस्थित रहेगा तभी बैठक दोस्तों चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। अगर सदस्य में पूछेगा, संख्या में पूछेगा दोस्तों, तो 1/10 निकाल लीजिए कितना है? पूरा 550 है आपका लोकसभा में, तो इसके 1/10 कितना हो जाएगा दोस्तों? मतलब कि कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। लोकसभा के लिए 55, वहीं राज्यसभा में कितना? 250 है, तो उसका निकालिएगा 1/10 तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो ये भी आप संख्या में भी याद रख सकते हैं। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय अभी बताया था क्या होता है? शून्यकाल होता है। क्या होता है? शून्यकाल होता है, जो 12 से 1 बजे के बीच में चलता है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि भारतीय संसद में निम्नलिखित शामिल होते हैं। भारतीय संसद में किसके मिलने से बनता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से। राष्ट्रपति क्या होता है? संसद का दोस्तों एक अभिन्न अंग होता है। इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आगे कि ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ये तो आप बचपन से ही क्या हुआ मतलब कि जब आप क्या होगा 9-10 क्लास में पढ़ते होंगे दोस्तों, वहाँ से ही आप ये सुनते आ रहे होंगे कि ब्रिटिश संसद के चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी का नाम दोस्तों सुनते आ रहे होंगे आप। हर एक बच्चा नाम उनका जानता है, दादा भाई नौरोजी का नाम, जो 1892 में जो हुआ था ब्रिटेन का आम चुनाव, वहाँ पर लिबरल पार्टी पर दोस्तों, उदारवादी पार्टी पर दोस्तों जीत करके ये आए थे। ये भी ध्यान देने वाली बात है। आगे है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं। बता दिए थे कि राज्यसभा अस्थायी सदन है, उसमें उसको आप भंग नहीं कर सकते, लेकिन सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं? जाते हैं रिटायरमेंट। तो 2 वर्ष कितना हो जाएगा हमारा? 2 वर्ष दोस्तों। तो चलिए हम आगे भी चलते हैं। बाकी हम लोग इससे बात कर चुके हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति जी होते हैं। देखिए कंफ्यूज इस तरह से करेगा आपको, तो पहले पता कर लीजिए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति को देना हो तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये भी ध्यान देना है आपको। बाकी उपसभापति को देना रहेगा ना, किनका? जो राज्यसभा के, तो वो देंगे उपराष्ट्रपति को, जो उनके सभापति उनको देंगे। आगे बात करते हैं कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची में निर्धारित की गई है? तो 4थी अनुसूची में बताए थे। जो 12 के 12 अनुसूची है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हम जब पढ़ाए तो आपको याद हो गया होगा। तो ये 4थी अनुसूची में दोस्तों क्या था? आपका राज्यसभा में जो सीट है उसका आवंटन के बारे में बताया गया था। अब आते हैं हम लोग कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत
संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो 249 दोस्तों क्या ये राज्यसभा क्या करता है दोस्तों, मतलब कि लोकसभा को देता है अनुमति कि आप राष्ट्र सूची पर जो देश हित के लिए कोई विषय है तो आप राष्ट्र सूची पर दोस्तों कानून बना सकते हैं। लेकिन राष्ट्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो हमारी जो राज्य है दोस्तों उसको है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे विषय होते हैं दोस्तों जो क्या राष्ट्र हित के लिए जरूरी है, तो वहाँ पर राज्यसभा दोस्तों देता है अनुमति किसको? लोकसभा को। तो यहाँ पर दिया उपस्थित एवं मतदान के वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, पहला ऑप्शन आपको दिया है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है आपको कि उपस्थित मतदान करने वाले और सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन के कुल सदस्यों का बहुमत। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य बहुमत का 2/3 बहुमत, सदन की तत्कालिक कुल बहुमत का कुल सदस्यों का बहुमत। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो उपस्थित सदस्य है राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में जो उपस्थित सदस्य है मतदान करने वाले जो लोग हैं सदस्य हैं उसका 2/3 क्या है बहुमत, अगर आप उससे पारित कर देते हैं तो लोकसभा दोस्तों जो राष्ट्र सूची का विषय है उस पर कानून बना सकता है। मतलब ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में जो कौन सा कथन क्या सत्य है? कौन सा कथन आपको बताना है सत्य? जो राज्यसभा में जो जाते हैं रिटायरमेंट पे उनके बारे में बताना है। उनका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये क्या है आपका, ये गलत है। वे मात्र 2 बार ही पुनः मनोनीत हो सकते हैं। दोस्तों ये भी क्या आपका गलत है। वे पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकते हैं। मतलब यही एक ही सवाल को 3 तरीके से पूछ दिया है। उनका कितनी बार पुनः मनोनयन हो सकता है? आप बता दिए कि हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब तक है जान तब तक आप बन सकते हैं। कोई मंत्री पद पर आप अगर आप 100 साल के हों, 95 साल के हो, 105 साल के हों, अगर जनता चाह रही है कि हम इनको बनाएं, इनकी पार्टी को जिताएं दोस्तों, तो आप क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपका एक उम्र फिक्स कर दिया। उम्र फिक्स कहाँ होता है दोस्तों? जहाँ आप सरकारी नौकरी करते हैं, मतलब कि जहाँ पर आप पढ़ाई लिखाई करके दोस्तों वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर आपका उम्र फिक्स होता है कि इतने साल में क्या करना है आपको, रिटायरमेंट पे जाना है। लेकिन मंत्री पद के लिए किसी तरह कोई दोस्तों क्या है, अधिकतम आयु नहीं, न्यूनतम आयु है, लेकिन अधिकतम आयु की कहीं चर्चा दोस्तों संविधान में नहीं की गई, ये भी ध्यान रखना है आपको। बाकी हम लोग बात कर चुके थे 12 सदस्यों को मनोनीत करने का, ये सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों। आगे आते हैं कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के अनुपस्थित में जो सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो उपाध्यक्ष का एक पैनल होता है, क्या होता है उनका एक पैनल, मतलब कि एक समूह बना के रखते हैं, गुट बना के रखते हैं। तो उस पैनल में दोस्तों कोई भी एक सदस्य कर सकता है, उसकी अध्यक्षता करता है। जब मतलब उपराष्ट्रपति भी नहीं है, मतलब कि राज्यसभा का सभापति तो पता है कि उपराष्ट्रपति होते हैं, वो भी नहीं है, और उपसभापति भी नहीं है, तो दोस्तों दोनों अनुपस्थित होते हैं। तो दोस्तों उनका जो पैनल होता है वही क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं कि सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्य का अध्यक्षता करता है, राज्यसभा का अध्यक्षता करता है। तो अभी हम लोग बात किए कि जो उपसभापति होता है वही उपाध्यक्ष के बारे में बताएं कि उपसभापति के जो आपके पैनल होते हैं उसी में से क्या करता है, एक जो सदस्य होते हैं वही क्या करते हैं दोस्तों, अध्यक्षता करते हैं। ये बात हम लोग जान चुके हैं। वही बात करते हैं कि राज्यसभा में कोई राज्यों को प्राप्त है, राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है, क्या प्राप्त है? तो जनसंख्या पर आधारित प्रतिनिधित्व, मतलब कि हमारे भारत में लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, जो सदस्य चुन करके आते हैं दोस्तों वो जनसंख्या पे ही क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर दोस्तों लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें दोस्तों आपको अधिक देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो सब चीज़ में दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश में क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा सीट देखने के लिए मिलेगा। राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं? तो 238 सदस्य दोस्तों क्या निर्वाचित होकर के आते हैं। बताया थे 250 कुल है, इसमें से 12 क्या करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। 12 क्या करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो 12 का कितना बचेगा आपका, 238। तो ये 238 दोस्तों क्या आते हैं, चुन करके राज्यसभा में दोस्तों आते हैं, ये भी ध्यान आपको देना है। धन विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा के पास कितना दिन का अधिकार होता है? तो बता दी, धन विधेयक के लिए राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं होता। धन विधेयक केवल कहाँ पास होता है दोस्तों, तो लोकसभा में होता है। राज्यसभा के पास जाता है लेकिन वो कुछ काम नहीं कर सकता है दोस्तों, बस खाली देख सकता है हाँ भाई धन विधेयक है। अगर मान लीजिए कि सलाह भी देता है तो लोकसभा मानने या ना मानने तो बाध्यता नहीं है। ये दोस्तों अनुच्छेद, मतलब कि ये आपका 14 दिन है कि 14 दिन तक क्या कर सकता है राज्यसभा में, वो धन विधेयक को दोस्तों रोक के रख सकता है। 14 दिन से अगर 15वां दिन हो गया दोस्तों तो क्या हो जाएगा, उसको पारित माना जाएगा धन विधेयक को। बाकी धन विधेयक का उल्लेख आपका अनुच्छेद 110 में किया गया है, इसकी बात हम कर चुके हैं, जो अनुच्छेद का आपका पढ़ाने थे, क्लास लिए थे। राज्यसभा में सदस्यों का अधिकतम संख्या कितना है, 250। अधिकतम कितना है, 250 दोस्तों। ये भी ध्यान देने वाली आपके लिए बातें हैं, ये भी याद रखना है। बाकी आपका कोरम मतलब कोई दोनों लोकसभा और राज्यसभा के कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है। तो कोरम बनाने मतलब कोई बैठक,
बैठक करने के लिए क्या करना है आपको, कितना सदस्य होना चाहिए, तो 1/10 मतलब 10% दोस्तों होना चाहिए, तभी क्या होगा दोस्तों, बैठक चलेगा, अन्यथा दोस्तों बैठक नहीं होगा। ये हम बात बता चुके हैं, आपको सारी बातें बता चुके हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब राज्यसभा जो हमारी है, जो संसद का अस्थायी सदन, उस सदन कहते हैं हम लोग, तो उसके बारे में कौन सा सही नहीं है। तो राज्यसभा एक अस्थायी संस्था, बिल्कुल अस्थायी संस्था है, इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद क्या होते हैं, रिटायर जाते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यसभा गठन 1952 में हुआ, 1958 में हुआ था, नहीं ये 1952 में हुआ था, हमसे सही निकल गया मुँह से। ये आपका क्या है दोस्तों, 1952 में हुआ था, अप्रैल 1952 में दोस्तों क्या होता है, इसका गठन हुआ था, और मई में दोस्तों क्या होता है, इसका पहली बैठक हुआ था। दोनों का आपका बैठक एक ही समय में होता है दोस्तों, लोकसभा का भी और राज्यसभा की 1952 में। तो हमारा कौन दोस्तों गलती है, आपका ये ऑप्शन सी गलती है, ये ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा में 12 सदस्यों क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं कौन, राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। कला साहित्य के क्षेत्र में जो क्या कर रहे हैं, महानता हासिल किए, उनको दोस्तों करते हैं। राज्यसभा की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता है, गणपूर्ति देखिए नंबर ने पूछ दिया, तो नंबर ने पूछ देगा तो 25 टिक करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि राज्यसभा में कुल सीट कितना है, 250, और कुल का दोस्तों 1/10 क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। तो 1/10 निकाले कितना बचेगा आपको, तो 25 बचेगा, मतलब 25 निकलेगा, तो 25 होना चाहिए हमारा आंसर। तो ऑप्शन मेरा यही हो गया। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, वर्तमान में पूछ दिया, कुल पूछा वर्तमान पूछा, तो दोस्तों इसमें अंतर हो जाता है। वर्तमान में दोस्तों हमारे राज्यसभा में दोस्तों 245 है। 245 कैसे है सर, तो हम बताएं दोस्तों चुन करके 238 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 238, लेकिन आ कितना रहा है, तो आ रहा है 233, बाकी 12 को तो राष्ट्रपति मनोनीत कर ही रहे हैं, तो 233 और 212 कितना हो गया, 245। तो ये प्रश्न याद रखिएगा, वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में दोस्तों 245 है, लेकिन कुल बोल देगा राज्यसभा में कितने सीट है दोस्तों, तो 50 है, 5 लोगों की भी संख्या कमी है दोस्तों, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक के लिए लंबित कर सकता है, तो 14 दिनों के लिए, याद रखिए 14 का आंकड़ा आपके लिए दोस्तों बहुत ही बेहद मतलब कि अच्छा है, उसको याद रखिएगा। देखिए यही जो है 12 सदस्य चुनते हैं साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है, तो ये राज्यसभा का चुनाव कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से का राज्यसभा का चुनाव की प्रक्रिया और आपका संविधान संशोधन 368 दोस्तों लिया गया है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। देखिए यहाँ पर कुछ कुछ दे दिया गया है, ये हम आपको बता चुके हैं, आपका जीएस से निचोड़, तो हम दोस्तों इसको देख लीजिएगा। आगे आते हैं हम लोग, आगे कि राज्यसभा साधारण विधेयक को, हाँ साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकता है, तो साधारण विधेयक को दोस्तों वो 6 महीने के लिए रोक सकता है, लेकिन धन विधेयक को 14 दिन से अधिक दोस्तों रोक नहीं सकता है, ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है दोस्तों, क्योंकि धन विधेयक को लेकर के राज्यसभा के पास कोई दोस्तों अधिकार नहीं दिया गया है संविधान में, ये ध्यान दीजिएगा। बस 14 दिन के लिए दिया गया है कि 14 दिन बस उसको देख लीजिए, अपने पास रखिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। बाकी साधारण विधेयक जो होता है, बताया था साधारण विधेयक क्या होता है, जो आपका जो इस किसी भी सदन में इसको पेश कर सकते हैं, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। अब पूरा जितना अधिकार आपको लोकसभा को उतना अधिकार क्या है दोस्तों आपका राज्यसभा के भी है, इसको लेकर के ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। आगे आते हैं कि राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है, किसको लेकर के, तो संविधान संशोधन को लेकर के। संविधान संशोधन और साधारण विधेयक जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। बाकी आपका सरकार के निष्कासन में, कटौती प्रस्ताव में, नई अखिल भारतीय सेवा में दोस्तों ये क्या बराबर अधिकार दोस्तों नहीं है, दोनों को, किसी को ज़्यादा है तो किसी को कम है दोस्तों। यहाँ पर संविधान संशोधन का जो अधिकार है जो 368 में है, तो ये दोस्तों क्या होता है, किसी भी सदन में दोस्तों पेश हो सकता है, किसी भी सदन में पेश हो सकता है, और दोनों सदनों पर दोस्तों क्या है, पास होना अनिवार्य है, अलग अलग तरीके से। यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन भी दोस्तों नहीं बुला सकते हैं, किसमें, संविधान संशोधन में संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, तो केवल और केवल किसमें, तो साधारण विधेयक में दोस्तों, ये भी बात याद रखना है आपको। महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक, जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, का संबंध किससे है, तो ये दोस्तों किससे है दोस्तों, तो ये आपका जो संसद और विधानसभा दोस्तों, इसमें ये बात रखा गया था। ये दोस्तों 2010 में ये बात आया था, लेकिन आपको देखने के लिए मिलता है कि 2023 में दोस्तों क्या है, ये पारित भी कर दिया गया है। महिला वंदना करके कुछ दोस्तों विधेयक है आपका 2023 में दोस्तों पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि महिलाओं को क्या है, तो संसद में और आपका जो विधानसभा है दोस्तों, उसमें 33% दोस्तों क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। अभी महिलाओं को केवल कहाँ आरक्षण मिलता है, तो पंचायती व्यवस्था में दोस्तों 33% मिलता है, लेकिन अब क्या होगा दोस्तों, तो संसद में विधानसभा में दोस्तों महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया गया है। लेकिन कब होगा दोस्तों ये लागू, तो लागू दोस्तों जो अगला आपका क्या बोल रहे हैं उसको, जो चुनाव होगा ना दोस्तों, ये चुनाव नहीं, ये जो आप जनगणना होगा उसके बाद दोस्तों ये नियम आपका लागू हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपका 12, ये हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कब से,
आगे बात करते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन कराता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव दोस्तों जो राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य होते हैं वो, मतलब वहीं पर जो सदस्य चुन करके आते हैं दोस्तों, वही क्या करते हैं, वो सदस्य चुनाव कराते हैं दोस्तों। चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है बल्कि सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, याद रखिएगा। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु आपकी कितनी चाहिए दोस्तों, तो 30 वर्ष। लोकसभा के लिए तो 25 वर्ष। ये सारी बातें हम लोग बात कर चुके हैं इस पर, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष बता दिए किसका, तो राज्यसभा का। इसके लिए परेशान नहीं होइए, इसलिए हम तेजी से निकल रहे हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे लोकसभा। तो लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, तो लोकसभा को भंग, विघटन ये सब जो है दोस्तों कौन कर सकता है, तो आपका या शस्त्रावसान बोल दे तो ये दोस्तों राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन वही स्थगित बोल देगा। क्या बोलेगा, स्थगित, कुछ समय के लिए स्थगित करना, तो ये दोस्तों जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो करते हैं दोस्तों। ये भी ध्यान आपको देना है। आगे आते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देंगे, तो उपाध्यक्ष को देंगे। किसको देंगे, उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको देगा, लोकसभा के अध्यक्ष को देगा दोस्तों। दोनों आपस में क्या करते हैं, बदला बदली कर लेते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं कि भारत की लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो मीरा कुमार का नाम सुने हैं। मीरा कुमार क्या थे, महिला हैं, याद रखिएगा। मीरा कुमार कौन थी, तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी दोस्तों। ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। कौन सी लोकसभा, तो 15वीं जो लोकसभा थी 2009 से 14 के बीच में दोस्तों ये लोकसभा के अध्यक्ष रहती है। अभी जो 18वीं लोकसभा है जिसके अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। ओम बिरला दोस्तों लगातार 2 लोकसभा के अध्यक्ष बन गए हैं, 17वीं लोकसभा के भी थे और अभी 18वीं लोकसभा के भी है। आगे है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता आपको बनना है तो कितना सीट आपके पास होना चाहिए, तो दोस्तों वही 1/10, 1/10 संख्या में पूछ देगा। तो कुल कितना लोकसभा का सीट है, 550। इसका 550 का निकाल लीजिए, 1/10 कितना है, 55। अगर 55 सीट आपके पास हो तो आप विपक्ष के नेता कहे जा सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। तभी भारत में हमारा विपक्ष का जो नेता है दोस्तों वो कौन है, कांग्रेस है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो 1/10 दोस्तों याद रखिएगा। बैठक के लिए आपका या कोरम हो बोल दे या आपका विपक्ष का नेता बोल दे, दोस्तों 1/10 आपके पास होना चाहिए। आगे दिया है कि किस वर्ष के लिए लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया, मतलब ऐसा कौन सा वर्ष है जहां तक दोस्तों निश्चित कर दिया गया है कि ना तो लोकसभा का ना तो राज्यसभा का क्या होगा, सीटों को दोस्तों बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। तो ये दोस्तों 2026 तक, 2026 के बाद दोस्तों आपको फिर से नया आंकड़ा याद करना पड़ेगा कि लोकसभा में 550 सीट नहीं है, इतना सीट है, इतना सीट है, ये सब सारी बातें। तो ये 2026 द्वारा क्या किया गया दोस्तों, आपको कर दिया गया, यह निश्चित कर दिया गया। जो आपका जो जनगणना हुआ था आपका 2001 में, उसके द्वारा दोस्तों ये ऐसा किया गया प्रावधान, जो 84वां संविधान संशोधन के द्वारा यह अधिनियम बनाया गया था। ये भी ध्यान दीजिएगा क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं क्या है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य का कौन करता है, तो दोस्तों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर नहीं है, किसके, लोकसभा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लोकसभा की, तो उस स्थिति में क्या करेगा, राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा वो क्या करेंगे दोस्तों, करेंगे अध्यक्ष। लेकिन राज्यसभा में कुछ अलग है। राज्यसभा में क्या दोस्तों, राज्यसभा में कुछ अलग है। राज्यसभा में क्या होता है, उपाध्यक्ष का दोस्तों एक पैनल होता है उपसभापति का, उसी में से क्या करते हैं, कोई एक व्यक्ति अध्यक्षता करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा दोस्तों नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा आप। आगे हम लोग बात करते हैं कि कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में अनुमोदित हो सकता है। कौन सा प्रस्ताव है दोस्तों, तो सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, किसके खिलाफ ला रहे हैं, सरकार के खिलाफ ला रहे हैं। और सरकार कौन चलाता है, जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त नेता होता है, क्योंकि चुनाव दोस्तों होता है हमारे देश में लोकसभा का, विधानसभा का नहीं होता है, ये आपका राज्यसभा का नहीं होता है। क्योंकि राज्यसभा के सदस्य कहाँ से आते हैं, तो विधानसभा, जो राज्य की विधानसभा था वहाँ चुन करके आते हैं दोस्तों। तो चुनाव किसका होता है, तो लोकसभा का होता है। तो लोकसभा में दोस्तों ही अनुमोदित होगा। तो अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, तो जो विपक्ष के पार्टी होते हैं, विपक्ष नेता होते हैं, वो लाते हैं। उनको लग रहा है कि जो सरकार है वो सत्ता में, मतलब कि सरकार चलाने योग्य नहीं है, मतलब उनके पास बहुमत नहीं है, तो दोस्तों ये अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। कहाँ पर, लोकसभा में। ये केवल और केवल दोस्तों कहाँ आता है, लोकसभा में आता है। राज्यसभा का ऐसा कोई लेना देना दोस्तों नहीं है। तो हमारा क्या होगा, केवल और केवल दोस्तों ऑप्शन 4 होगा दोस्तों। आगे हम लोग आ जाते हैं। आगे कितना नंबर क्वेश्चन हुआ है, जल्दी खुल जा भाई। आ गया। बाकी हम लोग देख चुके हैं। अगर कितना चाहिए तो 50 सदस्य आपके पास होने चाहिए। क्या आपको मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए ये सब चीज़ें भी याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, तो बता दिए उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। संसद में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कुल बोलेगा दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, 552 हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में हम देखा जाए वर्तमान परिवेश को दोस्तों, अभी 550 हम लोग बोल सकते हैं। क्यों 550 बोलेंगे, क्योंकि दोस्तों आपका ये जो 2 एंग्लो इंडियन दोस्तों वो क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तभी वर्तमान में कितना दोस्तों, 550। देखिए वही बातें आपको यहाँ दी गई। 104वां संविधान संशोधन 2019 में क्या किया गया है, आपका एंग्लो इंडियन का दोस्तों, जिसका
331 में प्रावधान था कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे, लेकिन इसको खत्म कर दिया गया, ये ध्यान दीजिएगा। तो वर्तमान में बोलेगा तो 550। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हुए होते हैं तो वो दोस्तों पार्लियामेंट के होते हैं। कौन होते हैं आपके, मतलब कि अध्यक्ष करते हैं वो लोकसभा के होते हैं, पार्लियामेंट मत बोलिए, लोकसभा के होते हैं। अब लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में कुछ कुछ बातें जान लीजिए। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, उनका दोस्तों चुनाव जनता नहीं करती है, बल्कि जो लोकसभा के सदस्य बन करके चुन करके आए तो उसी में से क्या होता है दोस्तों, सदस्यों में से चुनाव होता है कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए, तो उसी में से दोस्तों अध्यक्ष चुन करके आते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो अपने अध्यक्षता पद की शपथ नहीं लेते हैं, बल्कि एक लोकसभा के सदस्य के रूप में दोस्तों क्या करते हैं, वो लेते हैं, जो शपथ लेते हैं। तो बोलिए कौन शपथ नहीं लेता है दोस्तों, तो ये आपका लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता अपने पद का, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो बाकी हम लोग ऑप्शन डी देख लिए। आगे आते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, तो हम लोग बार बार देख रहे हैं उपाध्यक्ष, देखिए बार बार आपसे प्रश्न यही कर रहा है। आगे आते हैं कि सामूहिक रूप से मंत्री परिषद जो होता है किसके प्रति जवाबदेह होता है, तो लोकसभा के प्रति। अगर सामूहिक रूप से बोल देगा तो लोकसभा के प्रति, वहीं बोल देगा व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री परिषद होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो व्यक्तिगत रूप से दोस्तों राष्ट्रपति। दोनों प्रश्न याद रखिएगा, सामूहिक मतलब पूरा समूह और व्यक्तिगत मतलब खुद, मतलब कि स्वयं एक, तो दोस्तों कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा व्यक्तिगत रूप से। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, दिमाग में डाले रहिएगा, भूलिएगा नहीं कभी। आगे देखते हैं कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, बिल्कुल सही है आपका। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, हाँ ये भी सही है आपका। जब उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष से कार्य करता है, ये बिल्कुल सही है। तब जब उपाध्यक्ष के लोकसभा में पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकता है, तो प्रथम मत देने का दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो है मतदान देने का दोस्तों उनको अधिकार प्राप्त नहीं है, सबसे पहले याद रखिएगा। ऑप्शन डी हमारा बता दिए आंसर सही है, अधिकार उनको नहीं है मत देने का। लेकिन कब वोट दे सकते हैं, तो दोस्तों क्या होता है, जब मैच ड्रॉ हो जाए। मैच ड्रॉ क्या हो जाए, मान लीजिए किसी प्रस्ताव पर दोस्तों क्या हो रहा है, लोकसभा में दोस्तों चल रहा है आपका वोटिंग चल रहा है, तो वोटिंग में क्या होगा दोस्तों कि दोनों पक्ष में दोस्तों जो चला, विपक्ष और पक्ष में दोस्तों वहां पर क्या हो गया, बराबर मत आ गया। तो दोस्तों इस कंडीशन में जो लोकसभा के अध्यक्ष हों या जो अध्यक्षा कर रहा है लोकसभा के, राज्यसभा के, कोई भी किसी की बात कर ले, या विधानसभा के किसी की बात कर ले, तो जो अध्यक्ष महोदय होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, निर्णायक मत देते हैं। तो निर्णायक मत देने का दोस्तों अधिकार होता है किनको, जो सभापति हो किसी भी सदन के, सिर्फ लोकसभा के नहीं, लोकसभा हो आपका, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, किसी भी सदन की बात कर रहे हैं हम लोग, समझ गए। तो लोकसभा के अध्यक्ष को दोस्तों वोट देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन जब मैच ड्रॉ हो जाए, ड्रॉ मतलब समझ गए ना क्या बोले, जब दोनों पक्ष क्या हो जाए दोस्तों बराबर मत हो, तो वहां पर निर्णायक मत देने का काम करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों। चलिए तो उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। तो लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता बोलेगा तो राम सुभग सिंह क्या थे, विपक्ष के दोस्तों नेता थे, मतलब कि उस समय सत्ता पक्ष कौन थे लोकसभा का, तो कांग्रेस के दोस्तों। विपक्ष के नेता कौन थे आपके, राम सुभग सिंह। अब पहले बोलेगा आपसे कौन लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, जी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर का नाम याद रखना है आपको, ये भी ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। बाकी सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। आगे आते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है, तो बता दिए लोकसभा के सदस्यगण, लोकसभा के सदस्यगण में से कोई सदस्य करते हैं अपने को एक अध्यक्ष को चुनाव करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र घोषित करते हैं, किसको घोषित करते हैं, तो जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं उनको क्या करते हैं दोस्तों, अपना त्यागपत्र घोषित करते हैं। ये बातें हम लोग कर चुके हैं, तो चलिए कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से राज्यों में उस युग्म का चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा लोकसभा में कहाँ से आता है, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आता है, 80 सीट आता है। उसका महाराष्ट्र 48 आता है, फिर आपका बंगाल आता है 42, अब बिहार कितना आता है 40 होता है। तो बिहार देखिए दिया है आपको, तो चौथा नंबर पर बिहार आता है। तो इस तरह से ऑप्शन छाट के भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप चारों ऑप्शन पढ़िए ही पढ़िए। तो अगर आपको जनसंख्या पता है या आपको चार ऊपर का 4 पता है तो उसको आप वहाँ पर छाट सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो बिहार से आता है कितना 40, इस ऑप्शन के अनुसार सबसे ज़्यादा बिहार से 40 लोकसभा सीट आता है। बाकी आप जब हमको एक पता चल गया तो हमारा आंसर तो पता चल गया। तो इस तरह से आप थोड़ा स्मार्ट वर्क भी दिखा सकते हैं अपने एग्जाम में। ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्रेशर ले लीजिए कि यार हमको याद नहीं है लोकसभा के पूरे 28 राज्यों का, तो कुछ नहीं है। आपका स्टार्टिंग का 5-6 याद है तो भी आपका काम निकल जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद का शपथ कौन दिलाता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति दिलाते हैं। इसकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करता है। अब दोस्तों होता क्या है प्रोटेम स्पीकर, तो जो लोकसभा का जो चुनाव होता है दोस्तों, मान लीजिए कि अभी आपका लोकसभा का चुनाव हुआ आपका ये 24 में, और मान लीजिए 29 में होगा, तो 29 में चुनाव होगा तो जो लोकसभा अध्यक्ष होंगे दोस्तों वो क्या करेंगे, तो पूरी लोकसभा खत्म हो जाएगी। तो पूरी लोकसभा जब खत्म हो जाएगी दोस्तों
तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा सदस्य चाहिए जो क्या करे, लोकसभा में काम कर सके दोस्तों, लोकसभा में काम कर सके। तो ये दोस्तों इसकी नियुक्ति भी करने का काम कौन करते हैं दोस्तों, तो नियुक्ति भी करने का काम करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। तो ये काम करने के लिए तो इनको क्या करते हैं, लोकसभा का क्या बोला जाता है, इनकी नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर का। और ये काम क्या करना है, चुनाव तो चुन तो लिए हम लोग, कह रहे हैं क्या, तो इनका काम होता है दोस्तों जो नए सदस्य चुन करके आ रहे हैं, जो नए सदस्य आ रहे हैं, जो नई लोकसभा हुआ जो आए हैं, तो उनको शपथ दिलाना, काम करना दोस्तों, ये क्या है इनका काम। देखिए यहाँ पर दिया भी होगा कि उनको क्या करना है, इनका नए जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना है और सदन के नए अध्यक्ष को चुनाव करने में सक्षम बनाना है। मतलब जो सदन है दोस्तों उसको जो नया अध्यक्ष बनाना है उसमें क्या करना, उसको बनाने का काम करना दोस्तों, ये प्रोटेम स्पीकर का काम है। जो चुनाव कौन कर मतलब कौन चुनते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं तो राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और ये सदन के सबसे वरिष्ठतम सदस्यगण होते हैं, ये भी याद रखना है। भारत के संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो बता दिया था कि लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर करते हैं, लेकिन मान लीजिए नहीं है तो उपाध्यक्ष करेंगे लोकसभा के। अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष उपसभापति होंगे, उपाध्यक्ष बोलिए उपसभापति बोलिए, वो करेंगे दोस्तों। सभापति कभी नहीं कर सकता है। बाकी संयुक्त अधिवेशन बता दिए थे, अनुच्छेद 108 में उसका उल्लेख किया गया है। अब आते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में, इसमें हम लोग बात करते हैं। तो भारत के कौन उप मुख्यमंत्री नहीं रहे। अब तक दोस्तों कुल मिलाकर के 8 हमारे भारत के दोस्तों उप प्रधानमंत्री रहे हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में तो उप प्रधानमंत्री के पद का दोस्तों क्या है, उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है, आवश्यकता पड़ने पर सरकार अपना उप प्रधानमंत्री दोस्तों बनाती है। तो उप प्रधानमंत्री अभी तक कौन नहीं बने दोस्तों, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों देखिए दे दिया, HN बहुगुणा, मतलब बहुगुणा दोस्तों कभी नहीं बने। बाकी देवीलाल बने आपके, L के अंडवानी बने जब आपके लाल बहादुर क्या नाम है इनका, अटल बिहारी वाजपेयी जब थे प्रधानमंत्री दोस्तों तो उनके कार्यकाल में बने थे। और जब इंदिरा गांधी जी थी तो ये दोस्तों क्या बने थे, आपके मोरारजी देसाई बने थे दोस्तों। ये भी ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। ये जो बहुगुणा है दोस्तों, ये कभी आपके उप प्रधानमंत्री दोस्तों नहीं बन चुके हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। आप प्रथम बोलेगा, प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रथम उप प्रधानमंत्री आपके वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे दोस्तों, देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। तो हम इस पर बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए, मतलब कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे दोस्तों जो कभी भी क्या बने हैं, राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो दोस्तों ये चंद्रशेखर का नाम सुन रहे हैं दोस्तों, ये कभी नहीं रहे। बाकी आपका चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के रहे हैं, ये PV नरसिम्हा राव दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश हो गया वहाँ के रहे हैं। HD देवगौड़ा जो आपके हैं महाराष्ट्र के कर्नाटक के दोस्तों थे, कर्नाटक के थे लगता है, हाँ देवगौड़ा कहाँ के थे, कर्नाटक के थे। तो ये वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन आपके ये चंद्रशेखर दोस्तों कहीं के नहीं रहे हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो ये दोस्तों गुलजारी लाल नंदा कभी क्या है मुख्यमंत्री नहीं है। बाकी इनके बारे में बता दिए, इनके बारे में बता दिए और इनके बारे में दोस्तों हम लोग बता दिया। अच्छा इनके बारे में नहीं बताएं, क्या नाम है, मोरारजी देसाई। तो ये दोस्तों महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र मतलब कि जो बम्बई जो था वो दोस्तों वहाँ के ये मुख्यमंत्री आपके रह चुके थे। बाकी जो मोदी जी थे ये दोस्तों मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कहाँ के, तो आप गुजरात के, याद रखिएगा। ये भी इनका भी नाम VP सिंह, देखिए यहाँ पर कुछ दिया है मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बाद में बने हैं। देसाई जी, मोरारजी देसाई जो बम्बई स्टेट के क्या मुख्यमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। VP सिंह आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। PV नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। HD देवगौड़ा कर्नाटक के, और नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे दोस्तों। इनसे तो आप अवगत ही होंगे। मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद क्या है, तो कैबिनेट के कुल समान, बिल्कुल समान, कैबिनेट से छोटा निकाय, कैबिनेट से बड़ा निकाय या किसी तरह के कैबिनेट संबंधित नहीं। तो ये दोस्तों मंत्री जो परिषद होता है उसको हम लोग कैबिनेट मंत्री के समान दोस्तों क्या करते हैं, आंकते हैं, मतलब मानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। जो कैबिनेट होता है तो उससे बड़ा होता है, मतलब कैबिनेट मिल करके क्या करता है, बनाने का काम आपका मंत्रिपरिषद करता है। तो यहाँ मंत्रिपरिषद का उल्लेख 74 में किया गया है, जिसका मुखिया होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आपके राष्ट्रपति करते हैं, जो अनुच्छेद 75 में दोस्तों ये बातें बताई गई है, ये भी हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है, जो सत्ता दल का अध्यक्ष होता है। मतलब कि मान लीजिए बीजेपी है तो बीजेपी में जो सबसे प्रमुख नेता उनके होते हैं दोस्तों, वही क्या करते हैं दोस्तों, वही प्रधानमंत्री का पद की नियुक्ति की जाती है किनके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा प्रधानमंत्री का दोस्तों चुनाव नहीं होता, निर्वाचन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, तो उनकी नियुक्ति होती है। ये ध्यान दीजिएगा। जो प्रधानमंत्री कहते हैं तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, वो लोकसभा का चुनाव होता है। उसमें जो पार्टी जीत करके आती है और उसमें का जो पार्टी का जो प्रमुख नेता होता है दोस्तों, कि लग रहा है कि हाँ इस पार्टी का सबसे बड़ा नेता यही है, तो उसको राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, शपथ दिलाने का काम करते हैं। आगे आते हैं कि भारत के मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं, तो कहाँ से लिए जाते हैं, लोकसभा के लिए जाते हैं। कहाँ से लिए जाते हैं, लोकसभा से दोस्तों लिए जाते हैं। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब आते हैं आगे है
कि मंत्री परिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व के अर्थ होते हैं। एक मिनट दोस्तों, पानी थोड़ा। चलिए आगे आते हैं। मंत्री परिषद होता है सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे क्या है, तो वे दोस्तों जो अपने अपने विभागों के संचालन के लिए दूसरे विभागों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये क्या है आपका आंसर दोस्तों, आपको याद रखना है। आगे आते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या है दोस्तों, तो आगे हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। क्या है, तो भारत में प्रधानमंत्री क्या होते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों क्या होते हैं, नियुक्त किया जाता है इनको। वही बता दिए कि लोकसभा से निर्वाचित नहीं होते हैं, राज्यसभा से निर्वाचित नहीं, राष्ट्रपति से निर्वाचित नहीं, बल्कि इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। निर्वाचित मतलब चुन करके दोस्तों आ रहे हैं, वो उसकी बात हो रही है, लेकिन इसकी नियुक्ति होती है। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो बता दिया था किसके प्रति, तो केवल और केवल लोकसभा के प्रति। वहीं व्यक्तिगत रूप से बोल देगा तो राष्ट्रपति के प्रति। इसमें दोस्तों आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या है दोस्तों, तो संविधान द्वारा सृजित है, मतलब संविधान में दोस्तों प्रधानमंत्री के पद को बनाया गया है, याद रखिएगा, ये कहीं और से नहीं। तो ये संविधान में प्रधानमंत्री के बारे में उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री आपके हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, इसका दोस्तों बात किया गया है हमारे संविधान में। आगे है कि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, तो कुछ कुछ ऐसे विभाग होते हैं दोस्तों जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, आपके प्रधानमंत्री। तो वित्त आयोग, तो वित्त आयोग के दोस्तों इसके अलग से अध्यक्ष होते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बाकी योजना आयोग जो बना था आपका 1950 में 15 मार्च, ये दोस्तों इसके अध्यक्ष होते हैं, जो बाद में अभी नीति आयोग बन गया, याद रखिएगा। इसी को क्या किया है, इसको अपदस्थ करके, मतलब कि कौन सा एक आयोग बनाया नया, तो नीति आयोग जो मोदी जी द्वारा बनाया गया दोस्तों, जो हमारी अभी वर्तमान के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका गठन दोस्तों 1952 में हुआ था, जिसका काम था कि पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करना दोस्तों। कैबिनेट सचिवालय का तो आपके मुखिया होते ही हैं कौन, आपके मतलब अध्यक्ष होते हैं कौन, आपके प्रधानमंत्री। तो इसको छोड़ करके अब इसको छाट भी सकते हैं, जहां पर आपको एक दिख रहा है तो वो आपका आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब छाटने का काम बता रहा है कैसे करना है। तो हमारा तो दोस्तों ये सही है, ये सही है, ये सही है, मतलब दो को भी आपको फंसा नहीं, लेकिन क्या दिया, केवल 4 दिया, तो केवल 4 तो होगा नहीं, क्योंकि योजना आयोग के आपके अध्यक्ष पता ही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से एग्जाम में अगर आपको नहीं भी याद रहता है तो इस तरह से छाट भी सकते हैं थोड़ा सा। अगर आप एग्जाम में अपना दिमाग को शांत रखते हैं, तब हड़बड़ा जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, तो कैबिनेट में क्या होते हैं, सभी मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री के, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, तो कैबिनेट राज्य एवं उप मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री दोस्तों हम लोग किसको बोलते हैं, तो जो केवल जो मंत्री होते हैं उन्हीं की बात हम लोग करते हैं। उन्हीं कहते हैं केवल जो मंत्री होते हैं, क्या हो, केवल जो मंत्री हो उन्हीं की हम लोग बात करते हैं, कैबिनेट मंत्री दोस्तों। और हम लोग उप मंत्री को, राज्य मंत्री को उसमें शामिल नहीं करते कैबिनेट में, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, क्या होगा, आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो पहले जो हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय कानून मंत्री दोस्तों कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। क्या है, इनको मिला था कानून विभाग दोस्तों, याद रखिएगा। कानून विभाग किनको मिला था, डॉक्टर BR अम्बेडकर को, ये भी ध्यान देना है। बाकी बहुत सारे प्रश्न बोलता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो प्रथम जो गवर्नर जनरल थे कौन थे स्वतंत्रता के बाद, तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन हमारे भारत के अंतिम थे, मतलब ब्रिटिश भारत के, जब हम गुलाम थे तब। और स्वतंत्र भारत हुआ तो भी दोस्तों हमारे भारत के प्रथम क्या थे, वो लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था गवर्नर जनरल। लेकिन भारतीय में पूछ दे कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के, तो आ जाएंगे C राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बाकी BN राव का नाम पता है, कौन है दोस्तों ये, तो संवैधानिक सलाहकार थे। ये उम्मीद रखते हैं कि सब पता आपको होना चाहिए। भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी, देखिए बार बार प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हर एक आपका दरोगा हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल, उस सब में दोस्तों, तो लोकसभा 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 याद रखना है आपको। अब आते हैं दोस्तों हम लोग राज्यपाल पे। अब हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, तो राज्य के बारे में बात करेंगे, तो राज्यपाल से हम शुरू करते हैं। तो राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि राज्य विधानमंडल किससे मिलकर बनता है, तो आपका विधानसभा विधान परिषद जहाँ पर है 6 राज्य में है, बता दिए थे, यूपी बिहार, आंध्र प्रदेश तेलंगाना और कर्नाटक महाराष्ट्र, बार बार बोल रहे हैं, आपको याद हो गया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको विधान परिषद देखने को मिलता है। और राज्यपाल क्या होता है, आपका विधानमंडल का दोस्तों अंग होता है। विधानमंडल क्या करता है, राज्य में कानून बनाने का काम करता है। आगे है कि मौत की सजा माफ करने का, तो दोस्तों इसको क्षमादान शक्ति है, लेकिन मौत की सजा को नहीं माफ कर सकता। मौत की सजा को माफ करने का अधिकार केवल किसको है, तो राष्ट्रपति को है। बाकी आपका ये उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति नहीं कर सकता है, नियुक्ति तो करता है कौन, आपके राष्ट्रपति, लेकिन शपथ दिलाता है। उनके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है। आपातकालीन शक्ति किसके पास है दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति के पास है। ये बस खाली कह सकता है कि सर देखिए यहाँ पर ऐसा बात हो गया है, इसलिए यहाँ पर क्या कीजिए, आपातकाल लगाने का हमको परमिशन दीजिए, मतलब आपातकाल यहाँ क्या कीजिए, घोषित कर दीजिए, मतलब कि राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। अब आते हैं आगे हम लोग कि राज्यपाल को वेतन जो किस कोष से मिलता है, तो राज्यपाल को जो वेतन मिलता है दोस्तों
तो जो हमारा जो मान लीजिए बिहार के भी राज्यपाल हैं, तो बिहार के जो भी राज्यपाल होंगे तो उनको जो वेतन मिलेगा दोस्तों वो कहाँ से मिलेगा, तो जो राज्य का संचित निधि है दोस्तों वहाँ से मिलेगा। यहाँ पर आपको केंद्र सरकार नहीं देगा इनको वेतन, जिस राज्य में काम कर रहे हैं वहाँ का जो राज्य का जो संचित निधि है दोस्तों वहाँ से इनको वेतन मिलता है। लेकिन वही पेंशन की बात कर ले, पेंशन कहाँ से मिलेगा, तो भारत का जो संचित निधि है दोस्तों वहाँ से मिलेगा। ये बात याद रखिएगा। कौन जगह हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कोई भी पॉइंट आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं। एक व्यक्ति, क्या लिखा, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बता दिए थे हम कि 5वां संविधान संशोधन 1956 में बताया गया था कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल दोस्तों हो सकता है, ये याद रखना है आपको। ये प्रश्न आपसे पूछा था। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक राज्य में जो होता है पेश, तो केवल और केवल दोस्तों आपका होता है विधानसभा में, लेकिन किसकी पूर्व अनुमति, तो वहां पर जब जिस तरह से लोग केंद्र सरकार में राष्ट्रपति का लेते हैं पूर्व अनुमति, क्योंकि धन विधेयक जब बनता है दोस्तों तो जाता है पहले किसके पास, आपके पास जाता है राज्यपाल के पास। राज्य की बात कर रहे हैं, केंद्र की बात करेंगे तो जाएगा राष्ट्रपति के पास, तो वहां पर पूर्व अनुमति दे देगा। फिर जाएगा आपका यहाँ पर विधानमंडल है, विधानमंडल से पारित होता है, फिर जाता है आपके पास राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल उसको पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। क्यों नहीं लौटा सकता है, क्योंकि भैया पहले उसी के पास तो गया था, वो दिया अनुमति, तभी तो आपका कहाँ रखा गया, विधानमंडल रखा गया। तो ये बात याद रखिएगा, राज्यपाल। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है। कहाँ पर की जाती है, तो राज्य और समवर्ती सूची पर राज्यपाल के पास है ना शक्ति। किस अनुच्छेद में है, तो 2(1)(3) बात की बताया थे। 1, 2, 3 किसका है, राष्ट्रपति का है। तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है जब लग रहा है कि राज्य में क्या करना है, कोई इमीडिएट कानून बनाना है और विधानमंडल बैठक में नहीं है। क्या है, विधानमंडल बैठक में नहीं है, लेकिन हमें कानून बनाना है राज्य के लिए। तो किस सूची पर बना सकता है, तो सिर्फ राज्य और समवर्ती सूची पर दोस्तों, क्योंकि इस संघ सूची पर कानून बनने का अधिकार किसको है, तो दोस्तों संघ को है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति बना सकता है। आगे बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का सदस्य नहीं हो सकता, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं हो सकता, ये राज्यपाल दोस्तों नहीं हो सकता। बाकी जो प्रधानमंत्री होता है, कैबिनेट के मंत्री होते हैं, होते हैं, क्योंकि राज्यपाल दोस्तों किसी एक राज्य के नहीं होते हैं कि हाँ हम इस राज्य के बना दिए तो इस राज्य का ये फिक्स हो गया, तो याद रखिएगा। बाकी जो अंतर्राज्यीय परिषद है जिसके बारे में बता दें, अनुच्छेद 263 में उसका उल्लेख किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है, तो राज्य में दोस्तों राज्यपाल, याद रखिए। कोई भी काम होगा तो राज्यपाल के नाम से दोस्तों होता है, जिस तरह से देश में राष्ट्रपति के नाम से होता है, याद रखिएगा। आगे आते हैं कि हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है। राज्य में कार्यपालिका शक्ति तो राज्यपाल, केंद्र में तो आपका राष्ट्रपति। जिस तरह से केंद्र में दोस्तों होता है राष्ट्रपति, उसी तरह से हर एक राज्य में राज्यपाल का दोस्तों अधिकार होता है। उसको दोनों को समरूप तरीके से मिला करके पढ़ सकते हैं, याद रखिएगा। यही हम बार बार हर एक वीडियो में दोस्तों आपको बता रहे हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में दोस्तों क्या करते हैं, राज्यपाल राज्य में काम करते हैं। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, सॉरी राज्यपाल की, तो राष्ट्रपति दोस्तों करते हैं। ये भी ध्यान देने वाली आपके लिए बातें हैं दोस्तों। बाकी योग्यता के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। देखिए योग्यता का प्रश्न नहीं दिया आपको कि किसी भी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि केंद्र सरकार, राष्ट्रपति केंद्र सरकार का ही तो सरकार है, सरकार के अंतर्गत आते हैं। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ये बिल्कुल गलत है। संसद तो नहीं कर रही, उनकी क्या, उनकी नियुक्ति हो रही है, कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। तो आपका ऑप्शन बी दूसरा क्या गलत है। राज्यपाल उस समय उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई है दोस्तों, ये भी आपका सही है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति किया जा सकता है, ये 7वां संशोधन द्वारा कहा गया है। तो आप देखते होंगे कि हर एक राज्य में जो राज्यपाल बनते हैं दोस्तों, उस राज्य से उनका संबंध नहीं होता, उनका जन्म स्थान कहीं और होता है और वो काम करते हैं कहाँ पर, किसी और राज्य में दोस्तों। तो ये ध्यान देने वाली आपके लिए बातें हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बता दिए, राष्ट्रपति। जल्दी जल्दी आपको खत्म करना है दोस्तों, आज हमको 300 तक पहुंचना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो हम डिस्क्रिप्शन आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि दोस्तों आपको पता है, क्योंकि हम इसका जीएस का निचोड़ करा चुके हैं पॉलिटी का, तो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। कोई फैक्ट रह रहा है तो उसको हम फैक्ट को बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे। विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 40। अधिकतम कितना है, तो जहां पर विधानसभा का जितना सदस्य है उसका 1/3 अधिकतम, और न्यूनतम कितना है, 40 होना चाहिए दोस्तों। तो 6 राज्यों में है, पता है आपको, याद दिला दिए। यूपी बिहार साथ में बोलना है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना साथ में बोलना है, और कर्नाटक महाराष्ट्र को साथ में बोलना है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा दोस्तों। किसी राज्य विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति करने का अधिकार किसको है, तो बता दिए थे कि राज्यसभा क्या करेगा, आपको अनुमति देगा। उसके बाद जो संसद है दोस्तों, वहां से प्रस्ताव पारित होगा तो वहां पर क्या होगा, विधान परिषद बन जाएगा। बनने का और खत्म करने का दोस्तों प्रक्रिया एक ही है, याद रखिएगा, कोई अलग प्रक्रिया दोस्तों नहीं है, याद रखिएगा। अगर आप मुझे आपके घर से कुछ चाहिए
तो बिना आपकी अनुमति के दोस्तों हम नहीं कुछ कर सकते, आपका सपोर्ट हम रहेगा तभी। तो हमें क्या करना है, हमें मान लीजिए किसी भी राज्य में दोस्तों बनाना है क्या, विधान परिषद, तो उस राज्य की सहमति जरूरी है, तभी दोस्तों संसद बना सकता है, नहीं तो नहीं बना सकता है, यह ध्यान रखिएगा, ये आपका कहा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के तरह, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री परिषद होता है लोकसभा का, तो उसी तरह से राज्य मंत्री परिषद होता है किसके प्रति, तो विधानसभा के प्रति। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बातें, भूलिएगा नहीं। बताएं कि बहुत सारे प्रश्न आपको केंद्र और राज्य में आपको देखने के लिए मिलेगा, सिमिलर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग मिलेगा। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वहाँ प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल, राष्ट्रपति, तो यहाँ कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, अनुच्छेद 164 के द्वारा, याद रखिएगा। मतलब कि राज्य में जितने भी अधिकारी होते हैं, अधिकारियों में से अधिकांश आपके राज्यपाल द्वारा तो क्या होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। जितने भी मुख्यमंत्री परिषद के सदस्य होते हैं सभी की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय, द्विसदनीय कहने का मतलब समझिए, जहाँ पर क्या हो, विधानमंडल 2 सदन हो, कौन कौन, विधानसभा और विधान परिषद, उससे क्या कहते हैं हम लोग, द्विसदन व्यवस्थापिका कहते हैं। व्यवस्थापिका को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विधायिका बोलते हैं, जो कानून बनाने का काम करते हैं। तो किस राज्य में नहीं है, तो दोस्तों आपका पंजाब में नहीं है। मतलब इसके अनुसार पहले जम्मू कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर में आपका ये था, लेकिन दोस्तों जो आपका ये हटा, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म कर दिया, यूटी बना दिया गया, तो दोस्तों यहाँ पर भी खत्म हो गया है, तो अभी 6 राज्य में है। तो इसके अनुसार दोस्तों आपका पंजाब होगा, लेकिन आपको याद रखना है कि ये दोनों में दोस्तों अभी नहीं है। कहाँ, सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश में। तो आपका आंसर अपना इसमें, ये क्वेश्चन आपको नहीं देगा, लेकिन आपको दिमाग में डाल लेना है, इस तरह से ऑप्शन देगा आपको कि किस राज्य में नहीं है, छांटने के लिए, तो याद रखिएगा। कोई व्यक्ति अगर किसी राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, मान लीजिए किसी भी विधायिका का, मतलब या तो लोक आपका विधानसभा का या विधान परिषद क्या, तो सदस्य नहीं है, तो मुख्यमंत्री, तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, तो वह निर्धारित समय के लिए विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। मतलब कि मान लीजिए कि आपको हम मुख्यमंत्री बनाए, कोई भी मंत्री बना दिए, मुख्यमंत्री, जल मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कोई मंत्री बना दिए, लेकिन आप किसी भी विधायिका के दोस्तों सदस्य नहीं है, ना तो आप क्या है विधानसभा के, ना ही क्या है आप विधान परिषद के हैं, तो आपको क्या है, एक मौका हम देंगे कि आपको हम समय देंगे कि 6 महीना के अंदर कहीं से आप क्या कीजिए, जीत करके, मतलब कि आप सदस्यता प्राप्त कर लीजिए, किसी की भी सदस्यता, या तो विधानसभा की या तो विधान परिषद की। अगर नहीं प्राप्त करते हैं तो आपको जो पद मिला है वहाँ से हम हटा देंगे। ये दोस्तों 6 महीना का समय दिया जाता है। जो समय यहाँ दिया है वही समय दोस्तों केंद्र में भी मिलता है, ये भी ध्यान दीजिए, कुछ अलग नहीं है। इसीलिए देखते हैं संविधान निर्माताओं ने दोस्तों बहुत ही सोच समझ के इस संविधान को बनाया था कि ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। अगर बच्चे अच्छे से संघ को पढ़ लेते हैं तो राज्य में ज़्यादा उसको तकलीफ दोस्तों नहीं होगा समझने में। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं विधान परिषद के बारे में, तो महाराष्ट्र तेलंगाना राज्य में द्विसदन है, बिल्कुल है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 बिल्कुल है। न्यूनतम संख्या 60, यही तो गलत है। न्यूनतम संख्या 60 कहाँ होता है, विधानसभा में होता है, लोकसभा में, विधान परिषद में होता है। विधान परिषद में न्यूनतम कितना है, 40 है। कितना है दोस्तों, 40 है। बाकी आपके जो ये हैं निकाय कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकाय से सदस्यों से निर्वाचित होकर के आते हैं, मतलब अलग अलग विभागों को चुन करके दोस्तों आपके आते हैं, जिसमें से कुछ राज्यपाल ही मनोनीत करते हैं। लगभग 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का काम करते हैं कौन, आपके राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में। देखिए यही दिया आपको, कहाँ कहाँ से चुन करके आते हैं, 1/3 सदस्य आते हैं, चुनाव से आते हैं। स्थानीय निकाय जो पंचायत हो गया, नगर निगम, वहाँ से 1/3 आएंगे। शिक्षक निर्वाचक मंडल से दोस्तों आपके आ जाएंगे 1/12। स्नातक जो किए हैं ग्रेजुएशन उसके 1/12। राज्यपाल करेगा 1/6 सदस्यों को मनोनीत। बाकी 6 राज्य की घटना, मतलब 6 राज्यों में बता चुके हैं क्या है आपका विधान परिषद है। आगे आते हैं कि कौन मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है, तो अंतर्राज्यीय परिषद बिल्कुल सही है। ये आपका बता दें अनुच्छेद 263 में, जिसका प्रधान कौन होता है, अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, इसके भी आपके सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष दोस्तों इसका चुनाव होता है। जो जज होते हैं राज्य के, वही क्या होते हैं, सुप्रीम हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। बाकी मुख्यमंत्री दोस्तों इसका लेना देना इनसे नहीं है। आगे हम लोग आते हैं, इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका, देखिए दे दिया ना आपको, तो कहाँ पर है, देखिए मतलब ये भी आपका उल्टा पुल्टा दे दिया है। अच्छा किस राज्य में है, अच्छा सॉरी किस राज्य में नहीं है, तो बिहार में है, बिहार में है। बाकी तो इसमें नहीं है, बिहार में है। कितना सीट है आपका विधान परिषद में, तो 75 सीट है, याद रखिए। बाकी तो आपको विधानसभा में याद है 243। राज्य का मुख्यमंत्री क्या होता है, तो राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। तो राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है, बल्कि उनकी नियुक्ति होती है किसके द्वारा, तो राज्यपाल के द्वारा। मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी गलती है। मंत्री परिषद की शक्ति को निर्धारित करता है, ये बिल्कुल सही है।
मंत्री परिषद का वेतन निर्धारित करता नहीं, मंत्री परिषद का वेतन निर्धारित करने का काम दोस्तों इसको नहीं है, बल्कि वो जो विधानमंडल है वो काम करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों मंत्री परिषद की शक्ति को निर्धारित करता है। इस तरह से आपको कभी कभी और देगा छांटने के लिए, तो केवल 3, ये तभी हो सकता है दोस्तों जब आप अच्छे से पढ़े होंगे। विधान परिषद किस राज्य में नहीं है, देखिए किस राज्य में नहीं है, तो आपका गुजरात में दोस्तों नहीं है, बाकी तो तीनों राज्य में आपको देखने के लिए मिलता है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिस तरह से वहाँ राज्यसभा उसी तरह से यहाँ पर विधान परिषद, इसीलिए बताएं कि कुछ अलग नहीं है दोस्तों। अब आते हैं आगे, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है विधानमंडल है, तो नहीं है, तो केरल में। आगे आते हैं, ये उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। देखिए इस तरह से पूछेगा प्रश्न, आपको कहीं बाहर से नहीं पूछेगा दोस्तों। अब आते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों को देखेंगे। इसमें है कि उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसके पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों महाभियोग द्वारा, महाभियोग नहीं लगता है, महाभियोग सिर्फ लगता है राष्ट्रपति पर, लेकिन प्रक्रिया दोस्तों वही होती है, इसलिए इसको महाभियोग बोलता है, लेकिन इस पर चलता है साबित कदाचार। महाभियोग चलता है सिर्फ और सिर्फ किस पर, राष्ट्रपति पर। तो हम बता दिए थे कि हमारे देश में कोई भी दोस्तों अपने पद पर अगर बैठ गया तो सुरक्षित नहीं है, मत सोचिए कि स्टेबल हो गया। अगर आप संविधान के अनुकूल काम नहीं कीजिएगा तो आपको हटा सकता है। कौन हटा सकता है, तो संसद हटा सकता है। कैसे हटा सकता है, तो महाभियोग लगा करके, याद रखिएगा, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो ये आपको बता रहे हैं कि 1960 में आया था बेरूवाड़ी वाद। इसी को दोस्तों आपका जो आया था केशवानंद भारती गुलाब मुकदमा, इसको दोस्तों बरकरार रखा था, लेकिन केशवानंद ने क्या किया था दोस्तों, इसको पलट दिया था। कहा था कि नहीं, संविधान का भाग आपका प्रस्तावना है, इसलिए इसमें संशोधन हम कर सकते हैं। और एकमात्र संशोधन 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, याद रखिएगा, जिसमें 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता दोस्तों जोड़ा गया था। किस भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकता, मतलब किस निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो नहीं कर सकता है, तो संवैधानिक मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील, फौजदारी मामलों में अपील, तो सैन्य मामलों में अपील। तो सभी मामले में कर सकता है, लेकिन जो संवैधानिक मामले दोस्तों उसमें अपील नहीं की जा सकती है, ये भी ध्यान आपको देना है। अच्छा, वो सैन्य, हाँ माफ कीजिएगा, सैन्य जो है ना, सैन्य का नहीं कर सकते, मतलब सेना का दोस्तों अपना अलग न्यायालय होता है, कोर्ट मार्शल होता है उनका अपना, तो वहाँ पर उसको अपील नहीं की जा सकती है। उसकी सुनवाई कर सकता है लेकिन उसको अपील नहीं कर सकता है। आगे आते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता एवं सिद्ध कदाचार आधार पर उसे कार्यालय से के द्वारा हटाया जा सकता है। तो बता दिए संसद के द्वारा दोस्तों हटा सकते हैं, सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उनको हटा सकता है। मतलब संसद से क्या होगा, साबित कदाचार, वही महाभियोग जो बताएं, वो प्रक्रिया पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे, उनको हटा सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगर संविधान के अनुकूल काम नहीं कर रहे, कोई कदाचार में लिप्त पाए गए तो। किसी न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना था, किस न्यायाधीश को, जनहित याचिका जिसको PIL बोलते हैं आप लोग, कि मान लीजिए किसी के पास कोई, मान लीजिए कोई समाज, आप लोग, चलिए आप ही का परीक्षा ले लेते हैं, मतलब कि जैसे आप लोग स्टूडेंट है, जैसे बिहार पुलिस तैयारी कर रहे हैं, अब सरकार क्या कर रहा है, मतलब उसमें कुछ हो गया दोस्तों, क्या हो गया, मतलब कि आप क्वेश्चन लीक हो गया, कोई भी घटना घट गया, लेकिन सरकार आपकी बात नहीं सुन रही, तो क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप जनहित याचिका दोस्तों कोर्ट में दायर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जस्टिस PN भागवती थे दोस्तों, इनके समय दोस्तों ये आपका प्रवर्तक इनको माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा PIL का। आइए आगे आते हैं हम लोग। आगे हमारा कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं है, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसको है, तो अंतिम अधिकार दोस्तों ये आपको सर्वोच्च न्यायालय ही करता है कि कौन अवशिष्ट है कौन अवशिष्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 3 सूची है, कितनी सूची है, 3 सूची, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, तीनों का अपना अपना दायरा है, कौन कानून बनाएगा। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जैसे रक्षा हो गया, अंतरिक्ष हो गया, तो ये दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां हैं, तो ये तय करने का काम कौन करता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट करता है दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से लिया गया, कनाडा के संविधान से हमारे देश में लिया गया दोस्तों। आगे है कि कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता, उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, मतलब कि हाई कोर्ट, तो कौन सा क्षेत्र नहीं आता, तो परामर्श जो क्षेत्राधिकार होता है दोस्तों वो आता है केवल सुप्रीम कोर्ट। बता दिए थे कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है 143 मतलब 143 अनुच्छेद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है परामर्श, लेकिन मानने के लिए बात दोस्तों नहीं है, लेकिन यही उच्च न्यायालय को दोस्तों अधिकार प्राप्त नहीं है। बाकी सभी जो अपीलीय, निरीक्षण और आरंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, लेकिन परामर्श का दोस्तों अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। आगे आते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है, तो किसे हटाने कर सकता है, संघ लोक सेवा आयोग के सभापति होते हैं या दूसरे सदस्यों को दोस्तों, मतलब जो आपके यूपीएससी आयोग हमारा है, तो उसके 2 आपके अध्यक्ष होते हैं, तो उनको हटाने का ये कर सकता है काम, याद रखिए, मतलब कि उनको बोल सकता है कि हाँ ये ठीक तरीके से काम आप नहीं कर रहे हैं, उनसे सिफारिश कर सकता है। बाकी इसका उल्लेख किया गया किसमें, अनुच्छेद 317 में किया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा आप। आगे आते हैं हम लोग।
आगे है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो न्यायिक जो पुनरीक्षण है मतलब कि जो भी कोई बात संवैधानिक है कि नहीं, संविधान के अनुकूल है कि नहीं, संसद जो कानून बनाया कि वो संविधान के अनुकूल है या नहीं, मतलब कि संविधान के प्रतिकूल तो नहीं ना है, पर देश हित में है कि नहीं है, ये देखने का काम कौन करता है? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है। याद रखिएगा, केवल और केवल किसको प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट को। इसमें दोस्तों हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन ही बोलते हैं इसको, या न्यायिक पुनरीक्षण बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जुडिशियल रिव्यू इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करना कौन कर सकता है दोस्तों? तो भारतीय संसद कर सकता है। घटाना बढ़ाना संसद करने का काम इसको है। मूल में दोस्तों पता चले 7 था आपका, अभी वर्तमान में कितने? 34 है। एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की कितनी है? 65 वर्ष। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। आगे आते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब डैश का अधिकार है। किसका अधिकार है? तो ये दोस्तों एक संवैधानिक अधिकार है। ये हमारे संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार हमारे संविधान में उसको किया गया है। संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, मतलब कि संविधान के अनुकूल जो भी कानून बनाया गया है, विधि बनाया गया है कि नहीं, उसको दोस्तों देखने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर पर कर सकता है? कहाँ पर कर सकता है? आपको बताए थे यहाँ पर कर सकता है। मान लीजिए कि क्या है, वो उच्च न्यायालय पटना मतलब कि हाई कोर्ट पर दोस्तों क्या रिटायरमेंट कर गया है, तो कहाँ पर कर सकता है? तो दोस्तों निम्न, उससे नीचे तो नहीं कर सकता है। मतलब कि जो हाई कोर्ट का है तो हाई कोर्ट सिविल कोर्ट में जा नहीं सकता है। तो कहाँ पर जा सकता है दोस्तों? तो वो आपका जा सकता है, तो जा सकता है वो आपका कहाँ पर? जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ जा सकता है। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट दिया नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या कोई कहीं भी नहीं, मतलब कि यहाँ पर हमारा आंसर दिया नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट दिया रहता है दोस्तों तो कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में वो अपने वकालत कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश वर्ष की आयु तक सेवारत रहते हैं। तो कितने वर्ष तक? तो 65 वर्ष तक। वहीं हाई कोर्ट का बोलेगा तो 62 वर्ष। ये भी याद रखिएगा। आगे आते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, यह भी आपका 2016 का था, तो उस समय दोस्तों आपका 31 था, लेकिन अभी आपका कितना है? 34 है। 34 कैसे है? तो 1 + 33, 1 + 33 याद रखिएगा। ये मतलब उनके संख्या अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं? अब पहले जो मूल जब बना था हमारा सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर दोस्तों 8 थे, एक आपके मुख्य और एक 7 अन्य। आगे बात करते हैं कि परामर्शी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी भी विधि के प्रश्न पर जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्यों पर परामर्श देता है जो उसे भेजा गया है। तो राष्ट्रपति को परामर्श देता है 143। आगे आते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण का है उम्र कितना है? तो 65 वर्ष। कितना है दोस्तों? 65 वर्ष। बस थोड़ा सा और है, करवा देते हैं ताकि आपको भी दोस्तों टाइम, मेरे पास समय कम है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है। तो ये दोस्तों आपका दिया है 30, लेकिन अभी वर्तमान में कितना? 12 बोल रहे हैं कि 34 याद रखिएगा। 1 + 33 कितना आपका? 1 + 33। ये आपका प्रीवियस ईयर है तो इसलिए पुराना है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखकर त्याग कर सकता है? तो राष्ट्रपति को। किसको लिख करके? राष्ट्रपति को। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाँ ठीक है, राष्ट्रपति को पद लिख करके अपना त्याग पत्र कर सकता है, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34 है। 1 + 33 याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर दे दिया है 34, यही वर्तमान में है, 31 मत याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। 71 एक ही है तो 71 भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, क्योंकि बिहार पुलिस में उतना आपको डीप नहीं कर देगा। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका रीट जारी कर सकता है। तो याचिका जारी कौन कर सकता है दोस्तों? तो आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों याचिका जारी कर, मतलब कि जारी कर सकता है। जो बताया था अनुच्छेद 32 और 226, ये सुप्रीम कोर्ट और ये आपका हाई कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। तो यहाँ पर दोनों होगा, कौन होगा आपका? दोनों। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से आप कहिएगा। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला है, देखिए ऑप्शन डी हो गया आपका। 5 प्रकार की चर्चा हम लोग किए थे पहले क्लास में। आगे बात करते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र है। उच्च मतलब हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कितना है? 62, सुप्रीम कोर्ट 65। इस तरह से याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो ये दोस्तों थोड़ा सा आपको डीप में पूछ दिया था क्वेश्चन, समझे? तो यहाँ पर मतलब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब सब बच्चे बने हो जाते, तुक्के मारे होंगे, क्योंकि आदमी याद क्या रखता है? राष्ट्रपति का नाम पूरा याद रखता है, प्रधानमंत्री का नाम रखता है, उपराष्ट्रपति का नाम रखता है। बाकी जो आपके न्यायाधीश हो गए, मुख्य न्यायाधीश हो गए सुप्रीम कोर्ट के, तो उनका जो न्यायाधीश याद रखते हैं, तो कौन याद रखते हैं दोस्तों? आपके जो लाइन से है, लाइन से याद नहीं रखते, मतलब वर्तमान में वो याद रखते हैं, जो पहले हैं वो याद रखते हैं। तो ये दोस्तों आपका जो है
थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन पूछ दिया था, तो इसलिए थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होगा। लेकिन ये मतलब उस समय करंट का क्वेश्चन था, ये आपका 2016 में जो था ना, ये करंट का था, हम जो करंट अफेयर है उसका था क्वेश्चन, इसलिए बच्चों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। निर्वाचन आयोग के बारे में ये 21 से 18 बता दिए थे। 61वां संविधान संशोधन 1989 में दोस्तों। वोट देने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में? 3 दूनी 6 मतलब 326। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो बता दिए थे बी एस रमा देवी। पुरुष में बोलेगा सुकुमार सेन। पुरुष में कौन थे? सुकुमार सेन दोस्तों। मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहते हैं? तो दोस्तों वोटर लिस्ट बोलते हैं ना, आपके माता पिता बोलते होंगे कि वोटर लिस्ट में नाम है, वोटर लिस्ट में से नाम काट दिया है, इस तरह से बात करते होंगे, तो उसी को हम मतदाता सूची दोस्तों बोलते हैं। आगे है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले में निर्णय करता है? तो दोस्तों बहुमत से आयोग स्वयं करता है। मतलब मान लीजिए कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए और दो जो अन्य हैं, मतलब बता दें कि निर्वाचन आयुक्त में दोस्तों 3 लोग होते हैं, एक हो गए मुख्य और 2 हो गए अन्य। तो इनके जो मत विवाद होता है दोस्तों, तो वो खुद करते हैं, उसका समाधान कर लेते हैं, कहीं जाते नहीं है कोर्ट में। यहाँ पर पंचायती चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है, वोट नहीं करना है, क्या करना है? चुनाव लड़ना है। तो उसके लिए तो आपका न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। याद रखिए कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। पंचायत के लिए 21 वर्ष। देखिए हम बता देते हैं फिर से एक बार थोड़ा सा। पंचायत के लिए 21 वर्ष, विधानसभा लोकसभा के लिए आपको 25 वर्ष, विधानसभा लोकसभा के लिए 25 वर्ष, याद रखिएगा। विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने राज्यपाल बनने के लिए आपको 35 वर्ष। ये चारों याद रखिएगा, ये चारों। अब वोट देने के लिए 18 वर्ष। तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं, कोई बड़ा बात आपके लिए नहीं है। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? मतलब कौन पार्टी राष्ट्रीय स्तर का, कौन क्षेत्रीय पार्टी है? ये दोस्तों जो चुनाव आयोग होता है दोस्तों, वो करता है। चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में किया गया है और भाग 15 में है। ये बात याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं। उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव दोस्तों कराया जाता है कभी भी, इसका कोई डेट नहीं होता कि यहाँ 5 साल पे, 2 साल पे, 3 साल पे आएंगे। उपचुनाव कभी हो जाता है। मान लीजिए कि कोई सत्ता, मतलब कि कोई पार्टी है, मतलब कोई नेता है, लेकिन आकस्मिक रूप से क्या होता है, अचानक उनकी दोस्तों मृत्यु हो जाती है, तो उनका तो दोस्तों क्या होता है, पद खाली हो जाता है, या कहीं भी सीट दोस्तों खाली है, तो वहाँ पर सरकार क्या करती है दोस्तों, वहाँ से सीट भरने का प्रयास करती है, इसलिए दोस्तों कराती है उपचुनाव। क्या कराती है? अपना उपचुनाव दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, पद रिक्ति के समय दोस्तों ये कराया जाता है। यही बातें यहाँ पर बताई गई है, तो उसको देख सकते हैं आप। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है? तो दोस्तों 4 राज्यों की मान्यता दोस्तों आपके लिए जरूरी है। देखिए यहाँ पर क्राइटेरिया दे दिया आपको कि आम चुनाव में जो होता है, विधानसभा का आम चुनाव या लोकसभा का आम चुनाव, वहाँ पर 4 या अधिक राज्यों में से वैध मत, जो मतलब कि क्या है, वैध है, उसमें से 6% क्या करना है आपको वोट, और साथ ही 4 सीटें दोस्तों प्राप्त करना है। तब दोस्तों क्या राष्ट्रीय मतलब कि पार्टी आपको बना सकता है। या लोकसभा में 2% मतलब 11 सीटें दोस्तों जितनी है, लेकिन ये सीटें कम से कम 3 राज्यों से हो। ये नहीं कि एक ही राज्य से आप 11 सीट जीती, तो ऐसा नहीं है कि आपको बना दी हम क्या राष्ट्रीय पार्टी बने, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो कैसे हटा सकते हैं? तो दोस्तों निर्वाचन आयुक्त को पद हटाने का दोस्तों इसमें जो दिया, इसमें कोई प्रावधान दोस्तों नहीं है। हटाने के लिए दोस्तों आपका इनका एक कार्यकाल होता है, 6 वर्ष का होता है, या आपका 65 वर्ष की आयु होता है, उसके द्वारा हटाने का प्रावधान जो होता है संसद के द्वारा ही है। संसद ही कुछ इसमें कर सकता है दोस्तों, जो महाभियोग लगा करके इसको हटा सकता है। याद रखिएगा, नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, लेकिन हटाने का दोस्तों महाभियोग से इसको हटा सकते हैं हम लोग, और संसद में चलता है महाभियोग। याद रखिएगा, महाभियोग मतलब वही साबित कदाचार। राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उसको कर सकता है राष्ट्रपति, उसको जो है कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन जो मतलब देश के होते हैं उसको दोस्तों नहीं कर सकता। भारत के निर्वाचन आयुक्त उसको नहीं कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो राज्य के निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का समान, जैसे मतलब कि उच्च न्यायालय को जो आपके न्यायाधीश होते हैं उनको जैसे हटाते हैं, तो वहीं दोस्तों इसको हटाते हैं, मतलब इसको कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं, तो इनको भी दोस्तों राष्ट्रपति हटा सकते हैं। याद रखिएगा, वो चलता है, प्रावधान चलता है आपका वो संसद में, उसके बाद ही दोस्तों ये निर्णय लिया जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 हुआ था दोस्तों। 1952 पहला आम चुनाव आपका हुआ था। 1952-51 हुआ था, लेकिन आपको यहाँ पर 51 दिया नहीं है, तो 52 हम टिक कर सकते हैं। आगे है आपका कि पंचायतों में नगर निगमों को, नगर पालिकाओं को चुनाव हेतु क्षेत्र वो छोटे छोटे निर्वाचन के क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो आपके ये वार्ड का नाम सुने होंगे, वो क्या कहते हैं दोस्तों? वो कहलाते हैं, क्या होता है, वार्ड पार्षद का आपका चुनाव होता है। नहीं बोलते हैं कि वार्ड पार्षद का चुनाव है, एक चुनाव है, तो वही दोस्तों वार्ड का चुनाव होता है। तो ऑप्शन बी आपका याद रखिएगा। आगे आते हैं कि किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? कौन से ऐसे कारण हैं जहां पर आप अपने वोट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? यदि आप मानसिक रूप से विकृत हो, तो हाँ, जब आप मानसिक रूप से क्या दोस्तों बीमार हो तो आप नहीं कर सकते हैं।
गरीबी रेखा से नीचे था, ऐसा कुछ नहीं, गरीब है तो आप वोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भारत में क्या है, वोट जो विधानसभा लोकसभा का चुनाव होता है दोस्तों, उसमें क्या है, हर एक का वोट, या उस करोड़पति हो, लखपति हो, या कुछ भी अरबपति हो, कुछ भी हो दोस्तों क्या है, उसका जो वोट है मूल, वही वोट क्या होगा दोस्तों आपका, जो आम गरीब है, जो सड़क पर निवास कर रहे हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनका है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये आपका गलत है, मतलब इसके अनुसार अवयस्क मतलब दोस्तों जिनकी आयु 18 वर्ष दोस्तों नहीं हुई है, जो 18 वर्ष नहीं हुए तो वो वोट नहीं कर सकते हैं। बाकी विकलांग कर सकते हैं, विकलांग दोस्तों कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन 1 और 3। इस तरह से आपको समझ विकसित करने वाले प्रश्न देगा। अनुच्छेद 326 में वोट देने का अधिकार बता दिए थे आपको, 3 दूनी 6। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत, क्या है, ग्राम पंचायत। बता दीजिए कि हमारे सरकार में, हमारी जो सरकार है दोस्तों 3 स्तर पर काम कर रही है, एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को भी हम दोस्तों 2 भाग में बांटते हैं, एक जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो, और एक जो शहरी क्षेत्र में है वो दोस्तों। इस तरह से आप याद रखिएगा। क्या है, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है, निर्वाचन जो होता है उसकी प्रक्रिया में दोस्तों क्या सही आपका है, देख लेते हैं हम लोग। तो पहला है आपका कि निर्वाचन की किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त होता है तो उसकी जमानत राशि क्या होती है, जब्त हो जाती है। बिल्कुल, अगर आपको किसी राज्य में चुनाव हो रहा है तो वहाँ से आपको 1/3 भाग क्या होता है, मत नहीं प्राप्त होता है, मतलब कि आपको जनता पसंद नहीं कर रही है, तो आपको जो पैसा जमा किए है ना चुनाव के समय, जमानत राशि होती है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। वो क्या हो जाएगा, आपकी जो हम जमा करते हैं किसी संस्था को या चुनाव आयोग को दोस्तों, तो वो जब्त हो जाएगा। या RBI बैंक हो गया, उसको भी जमा कर सकते हैं। तो प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करती है, क्या करती है, तैयार। ये चुनाव चिन्ह होता है दोस्तों, तय करता है कौन, आपका ये देता है, लेकिन तय करने का काम करता है आपका निर्वाचन आयोग, याद रखिएगा। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसका कार्यक्रम, सिद्धांत, उद्देश्य होते हैं। तो दोस्तों ये आपका सही है, ये अपना खुद तैयार कर सकते हैं, ये अपना कि हाँ मेरा ये काम है, ये करना है, ये करना है, ये सब चीज़ कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकता है। मतदान की तिथि 13 घंटे पूर्व चुनाव अभियान का कार्य समाप्त होता है, ये दोस्तों गलत है, 13 घंटे नहीं है, ये याद रखिएगा। 48 घंटे पहले क्या कर सकते हैं, आपको कार्य समाप्त करना है। तो दोस्तों आज हम लोग कहाँ तक किए ना, 294 तक करके छोड़ते हैं। बाकी आपको वीडियो लंबा हो गया होगा, तो कैसा लगा क्लास दोस्तों बताइएगा। थोड़ा सा अगर कहीं समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरह से एक वीडियो और लाएंगे, फिर दोस्तों आपका पॉलिटी खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना होगा बताइएगा, नहीं तो फिर अपने हम अनुसार सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। लेकिन हमारा टारगेट जब है कि हम 1 महीना के अंदर, जो हमारे पास समय है 16 जुलाई से पहले, आपको हम GS का निचोड़ का हर एक टॉपिक पढ़ा दें, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का दोस्तों पूरा करवा देता है कि दोस्तों आप जब एग्जाम हॉल में जाइए या अपना प्रैक्टिस सेट बनाइए, मॉक टेस्ट बनाइए दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन समझ में आए। अगर पॉलिटी को दोस्तों अच्छे से आप समझे होंगे तो पॉलिटी में जितना भी आप 8-10 क्वेश्चन जो भी आ रहे होंगे दोस्तों, तो आपको समझ आ रहे होंगे कि हाँ ये इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका आंसर नहीं, मतलब इतना तो पता चल जा रहा है कि हाँ किस चैप्टर से है, किस चैप्टर से है, इस चैप्टर में मेरा कमांड है कि नहीं है। तो इस तरह से अच्छे से क्लास कीजिएगा दोस्तों, और अध्ययन अच्छे से कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा दोस्तों, रिजल्ट आपका पक्का आएगा। तो हम आपको भरोसा दिलाए हैं, जिम्मेदारी लिए हैं कि हाँ आपका रिजल्ट लाना है तो लाना है, तो किसी भी कीमत में दोस्तों रिजल्ट लाना है। बस आप सहयोग कीजिए और अच्छे पर दोस्तों अपनी तैयारी कीजिए दोस्तों। बाकी अच्छे से रहिएगा, मन लगा के पढ़िएगा दोस्तों। धन्यवाद।